उत्कल देश पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान पुत्री थी ऐश्वर्या। सुरीली आवाज और एक बेहतरीन नृत्यांगना होने के साथ साथ उसे वेद ग्रंथों का भी बखूबी ज्ञान था। ऐश्वर्या को अपने रंग रूप, ज्ञान और गुणों पर काफी गर्व था। जब वो 21 वर्ष की हुई तब उसके पिता ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ। इसमें देश भर से राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया जाएगा। जिसे तुम चाहो उसे अपना वर चुन सकोगी। पिताजी, मेरा स्वयंवर साधारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती जो सिर्फ राजा या राजकुमार हो। आखिर मैं इतने बड़े राज्य की राजकुमारी जो हूँ। हाँ, बिल्कुल। तुम ही बताओ, तुम्हें कैसा वर चाहिए? जिसे मैं अपना जीवन साथी चुनूंगी वह एक विशेष व्यक्ति होना चाहिए। एक ऐसा युवा जो सर्वोत्तम से भी बढ़कर हो। सर्वोत्तम से भी बढ़कर? लेकिन कौन कितना सर्वोत्तम है कैसे मालूम पड़ेगा? तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। महाराज, इसके लिए हमें विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी। सारी प्रतियोगिता जीतने वालों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो फिर तुम ही बताओ बेटी, अपने होने वाले पति में किस किस तरह के गुण देखना चाहती हो? वो गुणों में मुझसे भी उत्तम होना चाहिए, चाहे गायन कला हो या नृत्य कला, चाहे शास्त्र ज्ञान हो या अर्जुन की तरह धनुर्विद्या में माहिर। ठीक है, मैं रतन से कह देता हूँ, वो स्वयंवर की सारी व्यवस्थाएं कर देगा। रतन राज्य के प्रधानमंत्री का पुत्र था। ऐश्वर्या और रतन दोनों एक साथ पले बड़े थे। देखो रतन, ऐश्वर्या अब विवाह के लायक हो चुकी है। तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो। तुम्हें ऐश्वर्या की हर एक पसंद नापसंद की जानकारी है। इसलिए इस स्वयंवर की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। क्या हुआ, तुम्हें कहाँ खो गए? लगता है तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि इतने वर्षों बाद इस महल में खुशियों की शहनाई बजने वाली है। राजकुमारी की विवाह की खुशी में चारों दिशाओं में प्रजा में खुशी की लहर होगी। सारा राज्य। अरे बस रतन, अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बहुत समय लगेगा, काफी तैयारियां करनी है अभी। जी महाराज। याद रहे, राजकुमारी के स्वयंवर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रतन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी महाराज, कोई कमी नहीं होगी। किसी को भी मालूम नहीं था कि रतन मन ही मन ऐश्वर्या को चाहता था। वह जानता था कि ऐश्वर्या से विवाह करने की अपनी अभिलाषा को वह कभी व्यक्त नहीं कर सकता था। अब वह ठहरा एक मंत्री का बेटा और ऐश्वर्या इतने बड़े देश के राजवंश की राजकुमारी। 6 महीने बाद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई। दूर देश से राजा, महाराजा, राजकुमार और राजसी पुरुष इसमें भाग लेने पहुंचे। हफ्ते भर ये प्रतियोगिताएं चलती रही और 8वें दिन परिणाम घोषित किए गए, लेकिन कोई भी राजा या राजकुमार स्पष्ट विजेता नहीं बन पाया। अब क्या किया जाए पिताजी? इनमें से तो कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। मैं कैसे किसी को सर्वोत्तम मान लूं?
लेकिन इन्हीं में से तुम्हें अपना वर चुनना है बेटी। लेकिन कैसे पिताजी? मैं तो चाहती थी कि मेरा वर सर्वश्रेष्ठ से भी बढ़कर हो, पर ये लोग तो एक एक गुण में ही श्रेष्ठ हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन पांचों युवकों को यहाँ कुछ और दिन अतिथि के रूप में रहने दो। शायद ये सामने आ जाए कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यही ठीक रहेगा। इस तरह पांचों राजकुमार महल में कुछ और दिन रहे। स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वे हर संभव प्रयास करने लगे। सूर्य की पहली किरण के साथ ऐश्वर्या को प्रकृति की मधुर आवाज में रोमांचकारी गीत सुनने को मिलते। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती तो राजसी वेशभूषा में सजा धजा कामदेव राजकुमारी के समक्ष अपना प्रणय निवेदन रखने के लिए खड़ा रहता। इसके बाद ज्ञानचंद राजकुमारी के साथ वेदों और उपनिषदों पर विमर्श करना शुरू कर देता था। फिर पराक्रम भी कहाँ पीछे रहता, वह भी राजकुमारी को अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाता। जैसे जैसे ऐश्वर्या उनके साथ समय बिता रही थी, वैसे वैसे उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। किससे विवाह करे, इस प्रश्न का उत्तर तलाश पाना उसके लिए कठिन हो गया। यह दुविधा उसने रतन को बताई। इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता राजकुमारी। ये निर्णय आपका है और आपको ही लेना है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, क्या तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे? लेकिन आप एक बड़े राज्य की राजकुमारी हैं और मैं ठहरा केवल एक मंत्री का बेटा। और वैसे भी विवाह की ये अजीब शर्त आपने रखी है। आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। तुम कहना क्या चाहते हो साफ साफ कहो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता? एक बात बताइए राजकुमारी, विवाह के लिए आप किसी व्यक्ति को तलाश रही हैं या किसी गुण विशेष को? स्वाभाविक है, किसी व्यक्ति को। अरे क्या हुआ, कुछ कहते क्यों नहीं? बस मुस्कुराए जा रहे हो। अगर आपकी तलाश एक व्यक्ति ही है तो फिर आप पर गुणों की धुन क्यों सवार है? इस चक्कर में आप वर को भूल रही हैं। सुंदर युवा, उत्कृष्ट नर्तक, कुशल धनुर्धर, प्रतिभाशाली गायक और शास्त्र ज्ञाता होने से पहले वे कैसे व्यक्ति हैं, क्या आपने ये जानने का प्रयास किया? ऐश्वर्या हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि रतन उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता है। इससे पहले वह कुछ कहती, रतन चला गया। रतन के कहे शब्द रात भर राजकुमारी के मन में गूंजते रहे। अगले दिन मौसम सुहाना था। पांचों राजकुमार और राजकुमारी ऐश्वर्या दक्षिण के जंगलों के भ्रमण को निकले। रतन भी उनके साथ था। वह भूल गई थी कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी नहीं है। ऐश्वर्या राजकुमारों के साथ बातें करती चली जा रही थी। इस बीच समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तभी रतन रुका और बोला, अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन क्यों? अंधेरा होने वाला है, हमें समय से राजमहल लौट जाना चाहिए। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा रतन? अरे तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हम हैं ना साथ। राजकुमारी महल से निकले काफी समय हो चुका है, महाराज चिंता कर रहे होंगे।
जंगल के इस इलाके में बाघ है और हमारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। चलो वापस चलें। रतन के निवेदन को अनसुना करते हुए ऐश्वर्या आगे बढ़ गई। पांचों राजकुमार तिरस्कारपूर्ण नजरों से रतन को देखते हुए राजकुमारी के संग हो लिए। उन पर ध्यान न देते हुए रतन भी उनके पीछे चलने लगा। अचानक एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक खतरनाक बाघ खड़ा था। ऐसा बाघ ऐश्वर्या ने कभी नहीं देखा था। वह ऐश्वर्या को घूरने लगा और उस पर गुर्राने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ करता, रतन राजकुमारी के आगे आकर खड़ा हो गया। बाघ ने रतन पर नजरें गड़ा दी। भागो ऐश्वर्या भागो। हाँ ऐश्वर्या चलो, हम सैनिकों को बुला लाते हैं। नहीं, मैं रतन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अरे हम छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, मदद मांगने ही तो जा रहे हैं। चलो ऐश्वर्या भागो, बाघ हमें कच्चा खा जाएगा। मैं रतन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन हम तो अपनी जान बचाएं, ये तो पागल हो गई। रतन एक फुर्तीला और हष्ट-पुष्ट युवक था। जैसे ही बाघ रतन की ओर बढ़ा, रतन बाघ पर झपट पड़ा। रतन और बाघ के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। तभी बाघ की जोरदार चीख निकली और वह शांत पड़ गया। ऐश्वर्या ने पलट कर देखा तो सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके थे। उनके चलाए तीरों से बाघ धराशायी हो गया। रतन उठ खड़ा हुआ। बाघ ने उसे कई चोटें पहुंचाई, लेकिन वे गंभीर नहीं थी। ऐश्वर्या दौड़ के रतन के पास पहुंची और उसका हाल पूछा। कैसे हो तुम रतन? मैं तुम्हें अपना निर्णय बताने आई हूँ। रतन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अच्छा, तो किसे चुना है आपने? गायक, नर्तक, धनुर्धर, शास्त्र ज्ञाता या वो फिर वो सुंदर सा युवक? नहीं, इनमें से कोई मेरे पति बनने के लायक नहीं है। मैंने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो अपने से अधिक मेरे जीवन को महत्व देता है। रतन ने सिर उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे की ओर घूर कर देखा। क्या आप सच कह रही हैं राजकुमारी? हाँ, मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करोगे?